Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एंड द नॉर्थ सी रूट। अलॉन्ग विद दैट हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ जहां पर ब्रिक्स में 6 नए नेशंस को यहां पर ऐड किया जाने वाला है। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रज्ञान रोवर, क्योंकि फाइनली लैंडर विक्रम ने प्रज्ञान को यहाँ पर छोड़ दिया है मून के सरफेस पर। अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलने वाली है प्रज्ञान से। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी पुणे सीएमईज, जो कि इंडिया की पहली कार्बन नेगेटिव गैरिसन बनकर बाहर आएगा। नेक्स्ट एंड लास्टली विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी ताइवान प्रपोजेज $3 billion spending on new weapons. So without wasting any time, let's see what is in the news. देखिए, बात की जा रही है इंडिया और नदन सी रूट की। हम डिस्कस करेंगे कि आर्कटिक रीजन की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है इंडिया के लिए, वाई इंडिया इन्वॉल्व्ड इन मरमार्क्स कार्गो टैरिफ, और ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होंगी कि आर्कटिक रीजन इंडिया के लिए महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा कि जो नॉर्थ सी रूट है वो आखिर है क्या। आप जिस रेड कलर के डॉट को यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ सी रूट का वाटर एरिया बाउंड्री है। ठीक है, सो सी दिस एंटायर डायग्राम क्लियरली। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, मुरमार्क्स हम बात करने वाले हैं इस क्षेत्र की, जिससे पॉपुलरली कैपिटल बोला जाता है आर्कटिक रीजन का, और यही वो पॉइंट है जहाँ से नदन सी रूट की शुरुआत होती है। यहाँ पर आप देखेंगे एक नया ट्रेंड इन्वॉल्व हुआ है। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट, इंडिया का जो कार्गो टैरिफ है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले 7 मंथ की बात करें 2023 में, तो इंडिया ने यहाँ पर इंडिया गॉट लायन शेयर विथ 35% ऑफ 8 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडल्ड, जिसको डील किया गया है मुरमार्क्स पोर्ट के थ्रू, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मॉस्को में आपको दिखाई देगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया अब लगातार एनएसआर में बहुत सारे कारणों से अपना इंटरेस्ट दिखाता जा रहा है। सबसे पहले समझना होगा कि आर्कटिक रीजन इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है। देखिए, एक वल्नरेबल एरिया है आर्कटिक का क्षेत्र। यहीं पर अगर आप बात करें तो इसके ऊपर आपको आर्कटिक सर्कल दिखाई देने लगेगा, वहीं आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन। नदन पोल की अगर हम बात करें तो इसके सेंटर में आपको दिखाई देता है। ऐसे में बढ़ती हुई क्लाइमेट चेंज की एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका क्लाइमेट पर इम्पैक्ट इंडिया को इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता जाता है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व हैं कोल के, जिंक के, सिल्वर के। हालांकि जो गवर्नमेंट की आर्कटिक पॉलिसी है 2022 की, वो मेंशन करती है दैट कंट्रीज अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन इज गाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बट हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया, चाहे आप हाइड्रोकार्बन की बात करें, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन जो आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, वो भी आपको केवल और केवल एनएसआर रीजन में आर्कटिक क्षेत्र में ही देखने मिलेगा। ऐसे में इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो ग्लोबल रिजर्व का 40% जो जगह है वो आर्कटिक क्षेत्र है। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, ऑयल्स की, गैसेस की, कोल की, जिंक की और सिल्वर की, ये सभी इकोनॉमिकली अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा लेकर चलते हैं। इसी के साथ एक सवाल आ जाता है कि इंडिया और आर्कटिक एंगेजमेंट क्या है। देखिए, इसको कुछ इस तरीके से समझिए। सबसे पहले आपको स्वालबार्ड ट्रीटी 1922 का समझना होगा। ये इंडिया का एंगेजमेंट था, पहली बार जहां पर आर्कटिक के साथ इंडिया ने कोई ट्रीटी आर्कटिक में अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए साइन की थी। इसी के साथ आप देखेंगे तो इंडिया लगातार बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ यहाँ पर कर रहा है, जिसमें एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, मरीन, हाइड्रोलॉजिकल और ग्लेशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में रिसर्च की जा रही है। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको याद हो तो इंडिया का अपना खुद का एक स्टेशन है, ठीक है, जो कि आर्कटिक में बना हुआ है, विच नेम्स हिमाद्री। ठीक है, सारे कंट्रीज़ के एक रिसर्च स्टेशन है। इंडिया का रिसर्च स्टेशन हिमाद्री
भी सालवार्ड में 2008 में बनाया गया था। इसको लॉन्च किया गया था एक मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी के रूप में, जो कि नॉर्थ मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी यहाँ पर बनाई गई 2014 और 16 में, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल सके। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो 2013 में, आप देखिए 2013 का समय वो है जब इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेट बनकर निकल कर आया आर्कटिक काउंसिल के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि एनएसआर आखिर है क्या। ओके, देखिए 56,000 5600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ एक शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट हो जाता है बिटवीन यूरोप और एशिया के बीच में, क्योंकि आपको पता है इस तरीके से अगर हमारी अर्थ है और यहाँ पर आपको यूरोप देखने मिल रहा है, तो दिस इज़ द पैसिफिक रीजन, जो दूरी यहाँ पर कम हो जाती है। ऐसे में जो एनएसआर का क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे तो 50% का जो रूट है जो पनामा कैनल के थ्रू लगता है, वो 50% रूट आपको यहाँ पर कम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे तो इसकी बाउंड्री आपको देखने की बार्नट कारा सी, जो कि कारा स्ट्रेट के पास है, और ये जाके ख़त्म होता है बेरिंग स्ट्रेट के पास। ओके, ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नाउ क्वेश्चंस कम कि इंडिया, देखिए इंडिया इन्वॉल्वमेंट है एनएसआर कार्गो टैरिफ में लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 35% ऑफ 8 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडल किया जा रहा है बाय दी मोक्समान स्पोर्ट। ठीक है, पिछले 7 महीनों में। इम्पॉर्टेंस अगर हम समझे तो एनएसआर को अज्यूम किया जा रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, कारण क्योंकि यहाँ पर जो कार्गो ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इंडिया का जो रिलायंस है वो सी ट्रांसपोर्टेशन पर बढ़ेगा। अलॉन्ग विद दैट जितने भी प्रोजेक्ट हैं जैसे चेनानी व्लादिवोत्सोक मैरीटाइम कॉरिडोर, जिसे आप सीवीएमसी बोल रहे हैं, वो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि रशिया का रोल क्या है। सबसे पहले अगर आप इस पूरे आर्कटिक ओशन को देखेंगे तो ये आधे से ज़्यादा साल में आधे से ज़्यादा समय ये बर्फ़ से ढका हुआ होता है। ऐसे में रशिया क्या करता है, न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर फ्लीट्स का यहाँ पर इस्तेमाल करता है, जो कि दुनिया में इकलौती है जो कि इंश्योर करती है एक सेफ नेविगेशन अलोंग दी एनएसआर लाइन। अगर हम एनएसआर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऑटोमलो फ्लोट, रोस्टोम सब्सिडरी, न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर्स, ये कहीं ना कहीं रशिया को अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्री यहाँ पर बना देते हैं। आपको अगर बताएं तो जो एनएसआर इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिसंबर 1959 की बात करेंगे तो वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बनकर तैयार हुआ था आपका रशिया के पास। लेनिन ने इस समय यहाँ पर ऑपरेशन करना चालू किया था, अनवील किया एक नया चैप्टर इतिहास में, एनएसआर डेवलपमेंट, जो कि पिछले 30 सालों बाद डिकमीशन भी कर दिया गया। हालांकि ऐसे में अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसी सेम प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है इस रूट को ईजीफाई करने के लिए। नाउ द क्वेश्चंस कम, ड्राइवर्स क्या हैं, इंडिया का पार्टिसिपेशन एनएसआर डेवलपमेंट में आपको कैसे देखने मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जो एनएसआर है इसमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, 73% की ग्रोथ आपको देखने मिली है इंडिया के कार्गो ट्रैफिक में। एक तरीके का एनर्जी रिसोर्स है, क्रूड ऑयल, कोल्स की अगर हम बात करें रशिया, तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो उसे अलाउ करता है कि वो एनएसआर को ट्रांजिट रूट या एक सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट के रूप में यहाँ पर देखे। ओके, अलॉन्ग विद दैट जो चेनानी व्लादिवोत्सक मैरीटाइम कॉरिडोर है, जिसे आप सीवीएमसी प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ट्रांसपोर्ट का जो टाइम है उसको ख़त्म करना थ्रू दी एनएसआर, जहाँ पर इंडिया और रशिया आपको इन्वॉल्व दिखेंगे। ऐसे में कुकिंग ऑयल, क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइज़र जैसी जो पोटेंशियल चीज़ें हैं उनको सीवीएमसी के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे ना केवल इस क्षेत्र में रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, बट चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में रशिया एनएसआर डेवलपमेंट प्लान टारगेट कर रहा है कि जो कार्गो ट्रैफिक है उसे 80 मिलियन टन्स तक बढ़ाना है बाय 2024 और 150 मिलियन टन बाय 2030। इंडिया का पार्टिसिपेशन इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज इंडिया इज इन क्लोज अलाइ विद दी रशिया,
और साथ ही इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है CVMC प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए बात करते हैं चेन्नई व्लादिवोत्सक मैरीटाइम रूट के बारे में। देखिए इंडिया और रशिया एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जहां पर ये चेन्नई व्लादिवोत्सक मैरीटाइम रूट बना रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये जो रूट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कारण क्यों? जस्ट इमेजिन लाइक दिस इज़ इंडिया, हियर इज़ रशिया आपको देखने मिल जाएगा। तो अभी इंडिया का जो पोर्ट है मुंबई पोर्ट, यहाँ से मैक्सिमम शिपिंग्स की जा रही हैं। अगर आप देखेंगे तो जो पोर्ट है मुंबई का, वो इंडिया टू पोर्ट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रशिया तक जाने में लगभग 8,675 नॉटिकल माइल्स का टाइम लगता है। वहीं अगर आप बात करेंगे जो प्रपोज्ड चेन्नई पोर्ट है जो कि यहाँ पर है, यहाँ से आपको व्लादिवोत्सक जाने में केवल 5,647 नॉटिकल माइल्स का रास्ता क्लियर करना होगा। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? यहाँ पर एक तो जो टाइम है वो कम होगा। ऐसे में ये जो रूट है ये पास करने वाला है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सी ऑफ जापान दिखाई दे जाएगा, आपको साउथ चाइना सी दिखाई दे जाएगा, आपको मलक्का स्ट्रेट भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब ऐसे में आप देखेंगे कि ये जो पोर्ट है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है इंडिया के लिए। जो CVMC है ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को सी ऑफ जापान ऑफ पैसिफिक ओशन से ये यहाँ पर कनेक्ट कर देगा। साथ ही अगर हम देखें तो इसमें जो ट्रैवल है इंडियन ओशन, अंडमान सी, साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ट्रेड कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। साथ ही आपको याद है इंडिया बिल्ड कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट विद रशिया, कोलैबोरेशन करके। कहाँ पर? कुडैकुलम ऑन द सी कोस्ट इन तमिलनाडु, तिरुवेलिनी डिस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से ये रास्ता ओपन होने पर ये प्रोजेक्ट के लिए और भी जो रिक्वायरमेंट है उनको यहाँ तक लाने का रास्ता भी कम हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट इट विल ऑल्सो इंक्रीज इंडियाज प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी, एंड इंडिया विल बी इन डीपली कॉन्टेस्टेड पैच with the ocean that Beijing considering its stomping ground. So ऑन एंड ऑल अगर हम बात करें तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी डील साबित होगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स ऐड करने वाला है 6 नई कंट्रीज को। देखिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने, जो कि अभी इस समय ब्रिक्स को चेयर कर रहे हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये 6 नई कंट्रीज़ ये बता रहे हैं कि जो आपके पास आने वाली हैं ये होंगी अर्जेंटीना, ओके, इजिप्ट, ईरान, सऊदी, इथोपिया एंड UAE को वेलकम किया जा रहा है ब्रिक्स में। ठीक है, अगर हम अभी ग्रुप्स के मेंबर की बात करें तो यहाँ पर अभी 5 कंट्रीज़ हैं, आपको देखने मिलेगी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसी के साथ ये कंट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगी। दोज विल बी अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूथोपिया एंड UAE। ऑल राइट, चलिए देखिए साउथ अफ्रीका की जो ब्रिक्स समिट चल रही है, यहाँ पर कुछ प्रायोरिटीज़ एरियाज़ को डिसाइड किया हुआ है, जिसमें इक्विटेबल जस्ट ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया की बात की जा रही है, जिसे हमने कल बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया था। साथ ही मल्टीलैटरलिज्म, ग्लोबल गवर्नेंस, पोस्ट पैंडेमिक सोशो इकोनॉमिक रिकवरी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी यहाँ पर डिटेल में समझा जा रहा है। बात करते हैं हम नए मेंबर्स के बारे में, तो ये जो एक्सपांशन है ये शुरू होगा 1 जनवरी 2024 से। ओके, जैसे ही इन मेंबर्स को यहाँ पर ऐड किया जाएगा, ब्रिक्स के नेशन की संख्या बढ़कर हो जाएगी 11। ये जो डिसीजन है इसको लिया गया है 15th ब्रिक्स समिट में। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, इस समय अफ्रीका ही इसको चेयर कर रहा है। ऐसे में ये डिसीजन यहाँ पर आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मेजॉरिटी है नए मेंबर्स की, ये कहीं ना कहीं देखिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इनके साथ अब अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना सकता है और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये जो एक्सपांशन है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इंडिया के पुश को फॉर द यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स। और साथ ही
जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंडिया का जो रोल है उसमें भी इंडिया को अब सपोर्ट मिलने के लिए बहुत सारी कंट्री आप देखेंगे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करेंगी। सिंस ब्रिक्स इज अगेन इन दी न्यूज़, हमें पता होना चाहिए ब्रिक्स के बारे में कुछ बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अगर हम टाइमलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको सबसे पहले याद रखना होगा 2001 का सिनेरियो। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ऑफ गोल्डमैन सैच, इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था ब्रिक, BRIC। ये टर्म यहाँ पे कॉइन किया गया था हाईलाइट करने के लिए चार कंट्रीज, चार इकोनॉमीज के नेशन की पोटेंशियलिटी को। ओके, जिसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में आप देखेंगे 2006 में एक इनफॉर्मल मीटिंग की गई इस ग्रुप की, जिसके अंदर रशिया, इंडिया, चाइना यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले थे। द साइड लाइन्स ऑफ द G8 आउटरीच समिट इन रशिया। 2009 में पहली ब्रिक्स समिट की गई रशिया में, और 2010 में फाइनली आप देखेंगे साउथ अफ्रीका को ब्रिक का पार्ट बनाया गया, और इस तरीके से ब्रिक कन्वर्ट हो गया ब्रिक्स के अंदर। 2015 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसे आप ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, 2015 में इसको भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। भाई अगर हम ब्रिक्स के इम्पोर्टेंस की बात करें, ब्रिक्स के गोल के बारे में यहाँ पर बात करें, तो इनका मुख्य उद्देश्य है एक म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाना अमंग दी कंट्रीज, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, रिफॉर्म्स करना इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और एक ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में चेंज लेकर आना। अगर आप ब्रिक्स नेशन को देखेंगे तो लगभग विश्व का 40% इकोनॉमी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में यही कंट्रीज यहाँ पर हैंडल कर रही हैं। विद दिस पर्टिकुलर मैप आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया की लगभग जो 3.6 बिलियन जनता है, 42%, वो केवल और केवल एग्जिस्टिंग ब्रिक्स नेशन में रह रही है। अगर आप देखेंगे 39.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है पूरे विश्व का, उसके अंदर केवल ब्रिक्स नेशन है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 16.8 ट्रिलियन की जीडीपी, विश्व में 15% से भी ज़्यादा का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो केवल और केवल ब्रिक्स नेशन का ही है। चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हम बात करने वाले हैं द आई एंड ईयर ऑफ द प्रज्ञान। देखिए चंद्रयान 3 सक्सेसफुली इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुका है। 23 अगस्त का दिन है जिसने इतिहास में रजिस्टर्ड कर दिया है, मार्क कर दिया है वो डेट, जब यहाँ पर इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन मून के साउथ पोल पर सेफेस्ट लैंडिंग कर चुका है। ऐसे में विक्रम जो कि इंडिया का चंद्रयान का लैंडर है, इसने सक्सेसफुली ग्राउंड को टच किया है और अपना रोवर जो प्रज्ञान है इसको यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है। ये सारी की सारी इमेजेस हमें मिली हैं लेबोरेटरी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम, जो कैमरा यहाँ पर लगाया हुआ है। ओके, अब ये जो लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही वो कैमरा है विच वॉज ऑन अबोर्ड विक्रम। इट हैज़ क्लिक द फर्स्ट इमेज ऑफ द मून ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी। अगर हम LHVC की बात करें, जिसको इनिशियली डेवलप किया गया था फॉर द चंद्रयान 2 मिशन, इसको ही सेम कैमरे को यूज़ किया गया है चंद्रयान 3 में। LHVC की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है ऑफ मेजरिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यूरिंग द लैंडर डिसेंट फेज। इसने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को कैलकुलेट किया, वेलोसिटीज़ को बताया, और क्या हर्डल या हज़ार्ड क्रिएट हो सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी है। अदर देन LHVC के अलावा अगर हम बात करें तो जो सेकंड कैमरा है जिसे आप नेविगेशन कैमरा बोल रहे हैं, इट इज़ नेवकैम, नेविगेशन कैमरा की अगर हम बात करें तो इसे प्रज्ञान रोवर में आगे की तरफ लगाया हुआ है। प्रज्ञान रोवर है 2 नेवकैम, एक उसके लेफ्ट में लगाया हुआ है और एक इसके राइट में लगाया गया है। नेवकैम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। बेसिकली इनको ही अगर आप देखेंगे, दीज आर द आईज ऑफ द रोवर। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रज्ञान की आंखें हैं। आपको पता समझ में आएगा जो रोवर को यहाँ पर गाइड करने वाले हैं अपने मून सरफेस को लेकर। नेवकैम की अगर हम बात करें तो फ्रंट में यहाँ पर लगा है, इसमें
जो जितनी भी गड़बड़ी होने के चांसेस हैं उनको अवॉइड किया जा रहा है। नेवकैम की बात करें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं एक पाथ प्लानिंग कर रहा है, ऑब्स्टिकल को अवॉइड करने के लिए रोवर को एक रास्ता भी प्रोवाइड कर रहा है। इन कैमरास की अगर हम बात करें तो ये स्टीरियो इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि रोवर को सेफ नेविगेशन करने में, ऑब्स्टिकल्स को पता लगाने में, पिट्स को पता लगाने में और दूसरे जो पोटेंशियल हैजार्ड हैं उनको पता लगाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर हम इम्पैक्ट या डेवलपमेंट की अगर यहाँ पर बात करें तो LHVC पहले ही सबसे पहली मून की इमेज यहाँ पर ले चुका है जब इसे प्रज्ञान लैंडर ने दिखाया था। जो सक्सेस इन कैमरास की ये कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड टीम वर्क जो है लियोस का उसको दिखाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये इमेज याद होगी जो आप सभी ने देखी हुई है, ये इमेज यहाँ पर ली गई थी मून की पहली इमेज। तो आपको याद रखना है, आपने दो कैमरास के बारे में डिस्कस किया, नेव कैम्स जो कि नेविगेशन कैमरा है, और दूसरा कैमरा जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था इट इज़ LHVC कैमरा, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहां बात की जा रही है। विद 7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट पुणे CME इज नाउ इंडियाज फर्स्ट कार्बन नेगेटिव गैरिसन। देखिए, पुणे बेस्ड मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज ने अनाउंस कर दिया है कि ये इंडिया का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कमीशन कर लिया है 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के बारे में। ये जो सोलर पावर प्लांट है इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है इट इज़ 7 मेगावाट। CME की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है आर्म फोर्सेस के लिए जो कि उनको ट्रेनिंग देने के काम करता है। चाहे आप आर्मी पर्सनल्स की बात करें, नेवी पर्सनल्स की बात करें या एयरफोर्स की। साथ ही ये फॉरेन कंट्रीज़ फ्रेंडली है बिकॉज यहाँ बहुत सारे जो टेक्निकल आस्पेक्ट होते हैं वारफेयर के उनको यहाँ डिस्कस किया जाता है। MAC की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जिसमें कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करना इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था, जिसमें 7 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को लगाकर इन्होंने इसको अचीव कर लिया है। बेसिकली इसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। अगर हम इसको इस तरीके से समझें, जो पहला फेज़ था इसमें 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाना था जिसे 2021 में कंप्लीट किया गया था। साथ ही सेकंड फेज़ की बात की जा रही थी 5 मेगावाट का प्लांट लगाना, जो कि नेशनल सोलर मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करेगा। अब देखिए, CME का जो कार्बन नेगेटिव स्टेटस है ये क्या सिग्निफाई करता है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया जा रहा है। मतलब आप देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस देन इट्स ऑफसेट। ऐसे में कार्बन का सिक्वेशन करना, कार्बन पूल तैयार करना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो हमें डिस्कस करना होगा नेशनल सोलर मिशन के बारे में। देखिए, नेशनल सोलर मिशन की अगर आप बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जिसको असेस किया जा रहा है, इंडिया का सोलर पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 748 गीगावाट का ये कंसीडर कर रहा है 3% वेस्ट ऑफ लैंड कवर विद दी सोलर पावर मॉड्यूल। चलिए, नेशनल सोलर मिशन की अगर हम एक और चीज़ की बात करें तो ये वही मिशन है जिसे जवाहर सोलर मिशन के भी नाम से जाना जाता है। 2011 में से यहाँ पर लॉन्च किया गया था और यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि लगभग 1 लाख मेगावाट का ग्रिड कनेक्शन इंडिया को तैयार करना है बाय दिसंबर 2022। टोटल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो इसने डिसाइड किया है 31,696 मेगावाट का सेटअप। साथ ही यहाँ पर जो टोटल फंड्स हैं अभी तक गवर्नमेंट ने इनको रिलीज़ किया है विच इज़ 8,518 करोड़। इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इतना सोलर एनर्जी के ऊपर हम फोकस क्यों है। देखिए, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और सोलर रेडिएशन हमें यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा दिनों में भी रिसीव होता है। दैट मीन्स अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम 5,000 ट्रिलियन KWH से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर बना सकते हैं। सिंस इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, जो एनर्जी का डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में डिमांड्स
को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी होने चाहिए। अगर हम ट्रेडिशनल सोर्सेज़ पर चले जाएँगे तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, फॉसिल फ्यूल बर्निंग होगी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे में इंडिया का फोकस है एक पॉल्यूशन फ्री पावर जनरेशन के लिए रिन्यूएबल कैपेसिटी के बारे में काम करना हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया लगातार नेशनल सोलर मिशन पे काम कर रही है, जो कि अलग अलग फेजेस में लॉन्च किया जाता है। फेज़ 1 की अगर हम बात करेंगे तो 1000 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टिविटी की बात की गई। अभी अगर हम बात करें तो इंडिया का जो सेकंड फेज़ है ये लगातार काम कर रहा है इन सारे के सारे क्षेत्रों में। हम रूफटॉप पीवी प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम टेलीकॉम टावर, सोलर वाटर पंप्स जैसी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं, सोलर पार्क्स को बनाया जा रहा है, साथ ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी काम किया जा रहा है, सोलर सिटीज़ को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है ताकि जो इंडिया का टारगेट है जो कि है 100 गीगावाट कैपेसिटी टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन 40 इसमें से आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग रूफटॉप और साथ ही 60 यहाँ पर ग्रिड कनेक्शन के थ्रू कवर करना, इसको इंडिया फुलफिल कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहाँ बात की जा रही है ताइवान टू स्पेंड $3 बिलियन ऑन द न्यू वेपन्स गेट F-16 बूट्स। चलिए ताइवान यहाँ पर प्लान कर रहा है कि वो एडिशनल 94.3 बिलियन डॉलर यहाँ पर खर्च करने वाला है 2024 में अपने बजट से ज़्यादा। क्यों? वेपन्स को परचेज करने के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स और ये सारी चीज़ें। ये जो डिसीजन है ये बाहर इट कम्स एज अ चाइना बिकॉज चाइना हैज़ इंक्रीज्ड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑन ताइवान। इसकी वजह से आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है यहाँ पर भी जो परचेजिंग है वेपन्स की वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए ताइवान को चाइना पूरा अपना समझता है कि ताइवान को कहीं से किसी भी तरीके के आर्म्स नहीं परचेज करने चाहिए। ऐसे में जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रूव कर दिया 500 मिलियन डॉलर का पॉसिबल सेल F-16 फाइटर जेट्स का, यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो गई। चाइना ने क्रिटिसाइज़ किया कि जितनी भी फॉरेन आर्म्स सेल्स हैं ताइवान को लेकर वो नहीं होना चाहिए और बोला यूएस को कि भाई आप क्या करिए इस डील को कैंसिल कर दीजिए। भाई अगर आप ताइवान की डिफेंस बजट की बात करें तो इसको अप्रूव किया गया है बाय द पार्लियामेंट जहां पर प्रेसिडेंट भी मौजूद थे और मेजॉरिटी से इसको पास कर दिया गया है। ताइवान के डिफेंस स्पेंड की बात करें तो वो अगले आने वाले सालों में लगभग 2.5% से भी ज़्यादा बढ़कर बाहर आएगा। यहीं पर हमें समझना होगा कि चाइना और ताइवान के रिलेशनशिप कैसे हैं। ताइवान जिसे आप फार्मोसा के नाम से भी जानते हैं ये एक आइलैंड है जहाँ पर जो चाइना की ईस्ट कोस्ट के पास आपको दिखाई देगा। यहाँ पर चाइनीज़ रिपब्लिकन रिट्रीटेड किए थे 1949 में एज अ कम्युनिस्ट विक्ट्री। अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो सिंस कंटिन्यू इट इज़ बीइंग वर्किंग एज द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान अगर आप देखेंगे तो ईस्ट चाइना सी में लोकेट कर रहा है, हांगकांग के नॉर्थ में, फिलीपाइंस इसके नॉर्थ में आपको देखने मिल जाएगा, साउथ ऑफ साउथ कोरिया एंड साउथ वेस्ट ऑफ द जापान। ऐसे में ना केवल हिस्टोरिकली बट जोग्राफिकली भी ताइवान चाइना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंट टेंशन से क्या होगा। देखिए ये जो पूरा का पूरा इशू यहाँ पर हुआ इससे यूएस और चाइना के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। चाइना लगातार अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करता जाता है ताइवान स्ट्रेट के पास जिसकी वजह से ताइवान और चाइना में ऑलरेडी टेंशन है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बात करें तो इन्होंने बोला है कि जो आर्मामेंट डील है इसकी वजह से जो वॉर की सिचुएशन है वो भी बढ़ सकती है। अलॉन्ग विद दैट चाइना की जो जेट्स हैं वो लगातार ताइवान के एयर डिफेंस जोन में आपको घूमते हुए नजर आएंगे जिसकी वजह से भी दोनों कंट्री में टेंशन रहता है। इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन की बात करें तो इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो चाइना के साथ है। मेन जो मुद्दा है दैट इज़ LAC। ऐसे में जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं ताइवान के साथ अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करेगा अपने ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस के थ्रू। साथ ही जो क्वाड मीटिंग है उसमें भी डिस्कस किया जाएगा कि एक सेफ
जो सेमीकंडक्टर चेन है, जो सप्लाई है, वो बिना चाइना को इन्वॉल्व करे किस तरीके से इंडिया और ताइवान के बीच में आपको देखने के लिए मिल सकती है। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन के बारे में। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डज द evolving relationship between China and Taiwan plays in shaping India's foreign policy and regional strategic consideration. Next question is how has India's participating in BRICS contributed to its economic and geopolitical aspiration, and what key challenges and opportunity does India face in maintaining its engagement within the BRICS framework? So आप अपने आंसर हमारी कमेंट सेक्शन में जाकर भी दे सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर जाकर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.